All right, viewers, warm welcome. You're watching To The Point. We're going to exactly get to the point on what is leading to your power cuts. While a coal supply crisis is now brewing in India, Asia's second largest economy, for a second day. If you are in metro cities, maybe this power cut crisis has not reached you yet, but it may not be far too. नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। ये पिछले अप्रैल की सुर्खियां थी। कोयले की कमी और बिजली कटौती। संभावना है कि आपको यह फिर से देखने को मिलेगा। भारत फिर से बड़े स्तर पर कोयला संकट की ओर बढ़ रहा है। बहुत कम अंतराल में यह स्थिति तीसरी बार आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश अपने बिजली संयंत्रों यानी कि पावर प्लांट्स को माल उपलब्ध कराने में लगातार विफल क्यों हो रहा है? इसके कई कारण हैं। एक, केंद्र सरकार ने कभी भी बिजली की खपत में भारी वृद्धि की उम्मीद नहीं की थी, और दो, कोयला उत्पादन में वृद्धि की हमारी दर में भारी गिरावट आई है। वास्तव में यह ठप ही रही है। कोयले की कीमतों में भारी वृद्धि ने इसके आयात को मुश्किल कर दिया है। यही इसका तीसरा कारण है। कई राज्य सरकारें इसका भुगतान करने को तैयार नहीं हैं। ये सिर्फ तथ्य हैं, लेकिन क्या हमें इसके पीछे का कारण नहीं समझना चाहिए? केंद्र सरकार मांग में वृद्धि का अनुमान लगाने में विफल क्यों रही? कोयला उत्पादन ठप क्यों रहा? क्यों कई राज्य सरकारें आयात के लिए भुगतान को तैयार नहीं हैं और कुछ ने तो मना भी कर दिया है? कुछ अनुमानों के अनुसार यह लगभग 4000 करोड़ रुपए का एक भारी बिल है। आप जल्द ही समझ जाएंगे कि हमारे जवाब इस मोटी रकम से जुड़े हुए हैं। चलिए इसके पीछे की कहानी को समझें। इससे पहले कि आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। कोविड महामारी वाला समय याद करिए। लोग जिंदगी की भागदौड़ में थोड़े धीमे हो गए थे। लेकिन जैसे ही खतरा कम हुआ, हम वापस हरकत में आ गए। फैक्ट्रियां, खदानें, उद्योग सब तेजी से चलने लग गए हैं। दुनिया भर में पहले की तरह फिर से बिजली की मांग बढ़ने लगी और जल्द ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई। जैसा कि आर्थिक सिद्धांत कहता है, जब मांग अधिक होती है तो कीमत बढ़ जाती है। तेल की कीमतें बढ़ी, कोयले के दाम बढ़े, इसलिए नहीं कि उत्पादन खर्च बढ़ गया, बल्कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। लेकिन कुछ लोग अधिक भुगतान करके दूसरों को मात दे देते हैं। उत्पादक अप्रत्याशित लाभ कमाते हैं, लेकिन कोयले के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश भारत ने कोई लाभ नहीं कमाया, बल्कि पूरे साल में 49.9 अरब टन का नुकसान झेला है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार यह अपेक्षा से 3 गुना अधिक है। द हिंदू ने अपने एक उच्च स्तरीय बैठक में पेश किए गए सरकारी दस्तावेजों के हवाले से यह बताया। देश में अपेक्षित बिजली की मांग की जानकारी पहले से रखना सरकार का काम है। इसमें कोयला और बिजली मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, प्रमुख कोयला उत्पादक और बहुत सारे विषय विशेषज्ञ शामिल हैं। कुछ साल पहले उत्पादन बढ़ाने के लिए लगभग 57 कोयला ब्लॉक निजी कंपनियों को पट्टे पर दिए गए थे। फिर भी सिस्टम मांग को पूरा करने में विफल रहा है। You'll get an idea if you look at 2021-22. 2021-22, according to the mining plants, they are supposed to produce 204 million tons because 11 more blocks got added, operational blocks. So 47 plus 11, 58 operational blocks, and they're expected to produce 204 million tons according to the approved mining plan. And this is an obligation on the part of the private developers. Whereas they are producing only 135 million tons in the current year. And I wonder whether even that is possible. सार्वजनिक क्षेत्र की विशाल कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया? इसका पिछले 3 वर्षों में लगभग 600 मैट्रिक टन का उत्पादन रुका हुआ है। इससे पहले यह 11% की दर से बढ़ रहा था और अचानक उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। ऐसा क्यों? इसके पीछे के कई कारण हैं। मुनाफा कमाने वाली यह पीएसयू पिछले कुछ समय से नकदी की कमी से जूझ रही है। इसके भी कई कारण हैं। लाभांश के नाम पर केंद्र सरकार ने कोल इंडिया के नकदी भंडार से 35,000 करोड़ रुपए की धनराशि ले ली। कंपनी को फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक कारोबार में निवेश करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। नियुक्तियों के मामले में स्थिति इतनी दयनीय है कि कई बार कोल इंडिया को प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए लगभग 2 साल इंतजार करना पड़ता रहा। And mines are generally in very backward areas.
and tribal areas. That's where the coal mines are. So you have so many qualified good fellows. We need them for Swachh Bharat. So mine managers were diverted for Swachh Bharat program and things like that. And then Coal India was told that you start investing in fertilizer industry. So in that sense, what happened was that the whole program of Coal India was distorted by the present government. और अब हर जगह एक ही बात दोहराई जाएगी कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अक्षमता ने एक और क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। सभी का निजीकरण कर दो और देखो लूटपाट जारी ही रहेगी। हमें नहीं पता कि सरकार ने क्या सोचकर महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र को नजरअंदाज किया। याद रखें कि इसमें भारत की कुल बिजली उत्पादन का आधे से अधिक क्षेत्र आता है। खैर, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार आगे क्या योजना बना सकती है। कोयला आयात करे और जो कमी है उसकी भरपाई करे। उन्होंने सब बिजली उत्पादन कंपनियों को कुल मांग का 10% आयात करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसके लिए इनकार कर दिया क्योंकि इसके लिए उन्हें भारी धनराशि चुकानी पड़ेगी। In the normal course, when you import coal, last year before, it was about 5,000 rupees per ton. So domestic coal landed price is about 3,000 rupees per ton, say Tamil Nadu or anywhere. Now, maximum 5,000 is less than double. This year, they quoted an additional 20,000 rupees per ton. That means 25,000 rupees per ton. Now, this has nothing to do with cost of production. I calculated roughly about 20 million tons at the rate of about 20,000 rupees per ton extra. 40,000 crores is the extra burden on the states. And I have demanded that this amount should be compensated. The center should transfer this amount to the states. एक राज्य अकेले मोल भाव कैसे कर सकता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अनुकूल कीमत कैसे प्राप्त कर सकता है? उस समय को याद करिए जब पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए हाथ पांव मार रही थी। हमारी केंद्र सरकार ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए राज्य सरकारों से कहा कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से वैक्सीन मंगवाएं। केंद्र सरकार के इस आदेश को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, नहीं तो लोगों को वैक्सीन के लिए कहीं ज्यादा अधिक कीमत अदा करनी पड़ती। लेकिन कोयले के आयात के मामले में बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। हफ्तों की चर्चा के बाद केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए खरीदारी करने पर सहमत हो गई है, लेकिन फिर भी राज्यों को भुगतान करना पड़ रहा है। केंद्र की गलतियों के लिए भुगतान। The center cannot, issue orders to the state that they must do so and so. For example, Telangana has refused. UP has refused. So many states have refused because they have no choice. They cannot drive the DISCOMs into total bankruptcy. Now, your question was, do we have a choice? No, what is the choice between deep sea and the devil? यहाँ और बातें सामने आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वे कोयला उत्पादक कौन है जो हमें कोयला बेचने जा रहे हैं? उनमें से एक है अडानी समूह। ये किसको अपना कोयला बेच रहे हैं? राज्य की कंपनियों और निजी कंपनियों को। अडानी निजी क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक समूह है, तो अडानी बेचता है और अडानी ही खरीदता भी है, यानी ये दोनों तरफ से मुनाफा कमा रहा है। और ऐसी अन्य कंपनियां भी हैं जो ऐसा ही कर रही हैं। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया से कोयले का आयात टैक्स फ्री होगा। अडानी ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी कोयला खदान चलाता है। When the state governments wanted to renegotiate power purchase agreements, some of the states wanted to renegotiate power purchase, not now, in the last 4-5 years, because there were very aggressive power purchase agreement clauses, where even if they don't produce, a private company, you have to reimburse them of the 100% fixed costs. Now, when they wanted to do it, Government of India said, look, there's a contract act. You are disturbing the sanctity of a contract. You cannot renegotiate. Now, suddenly now, when this coal crisis took place, and in a way, probably in order to benefit these oligarchs who own coal mines abroad, what they have done is, no, we'll permit you to renegotiate power purchase agreements with the private IPPs. There are many private IPPs, generation companies in the states, and they have to supply electricity. They are not supplying because there is no coal. No, you import. Don't worry, we'll renegotiate. Double standards. क्या ये कोयला उत्पादक अधिक महंगे हैं? कुछ साल पहले राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत की 40 सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। आरोप क्या था?
इंडोनेशिया से आयातित कोयले की ओवर इन्वॉइसिंग यानी धांधलेबाजी से कोयले की कीमत को बढ़ाकर दिखाना, इस घोटाले का अनुमान करीब 29,000 करोड़ रुपए का था। उन कंपनियों को नोटिस जारी किए गए जिनमें अदानी समूह, रिलायंस आदि शामिल हैं, लेकिन तब से इसके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। Not a single notice has been converted into conviction. Nothing has happened. They just manipulate. You know, the High Court, the Bombay High Court gave a order saying that you can't issue a letter rogatory. Then the Supreme Court said, no, nothing doing, you can issue. In all this drama, if suppose there has been over invoicing, after 20 years we go to find out whether bank will say, go to hell, I don't have any documents, 20 years old. So the whole thing is, it's even worse if there is fair and honest trade. I don't mind, but what is going on is over invoicing. आखिरकार सब कुछ आकर एक ही बात में सिमट जाता है, अधिक बिजली शुल्क। उपभोक्ताओं को किसी और की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ती है। इस बार जब कोयला संकट फिर से जब सुर्खियों में आएगा तो बिजली दरों में बढ़ोतरी की भी उम्मीद की जा सकती है। इस बीच ग्लोबल वार्मिंग कम करने के सपने और वादे धरे रह गए। हम एक बेहतर योजना बना सकते थे। एक साल पहले हम सक्रिय रूप से इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ने से कैसे रोका जाए। अब ना तो कोई स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रहा है और ना ही इसके बारे में सोच रहा है। भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा,